जैसे ही फिल्म शुरू होती है हम इराक के एक शहर हाटरा को देखते हैं। वहाँ मुख्तलिफ चीज़ों की खोज के लिए खुदाई चल रही थी और वहाँ पर एक फादर मैरिन को दिखाया जाता है। फादर मैरिन भी बाकी लोगों के साथ खुदाई में शामिल थे। खुदाई के दौरान उन्हें एक ताबीज़ मिलता है जो शैतान पेजुजू का था। पेजुजू एक ताकतवर शैतान है जो गर्मियों में गर्मी और सूखापन लाता है और बरसात के दिनों में टिड्डियों का तूफान लेकर आता है। ये टिड्डियाँ संख्या में बहुत ज़्यादा होती है और उन पर हमला करके सभी फसलों को तबाह बर्बाद कर देती है और इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, यानी खाने पीने की चीज़ों में कमी हो जाती है। लोग भूख से मरने लगते हैं और सबसे बुरा नतीजा ये था कि गरीबी तेज़ी से बढ़ जाती है। साथ में एक बात ये भी बता दूं कि पेजुजू लमास्टू नाम का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। लमास्टू कोई और नहीं बल्कि खुद एक शैतान है। लमास्टू जो बुरा काम करता है वो ये है कि वो माँ और बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। वो बच्चों को उसकी माँ से दूर ले जाता है और फिर उनका खून पी लेता है। इसलिए लोग लमास्टू से माँ और बच्चों को बचाने के लिए पेजुजू का सहारा लेते हैं। हालांकि पेजुजू भी एक शैतान है लेकिन लोग इसका इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए करते हैं। वो उसका सहारा लेते हैं क्योंकि ये उन्हें शैतान लमास्टू से बचा कर रखता है। तब फादर मैरिन को दिखाया जाता है। वो ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें पेजुजू की मूर्ति मिलती है। वहाँ दो कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, जिसका मतलब ये था कि वो दोनों शैतान पेजुजू और लमास्टू एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उसके बाद जॉर्ज टाउन दिखाया गया है जहाँ हम क्रिस मैकलिन को देखते हैं जो मूवी में एक एक्ट्रेस का रोल कर रही है। डायरेक्टर बर्क द्वारा स्टूडेंट पर आधारित फिल्म में भूमिका निभा रही है। क्रिस की एक 12 साल की बेटी रेगन होती है। क्रिस एक जानी मानी एक्ट्रेस होती है। उसके पास पैसा, शोहरत, दौलत और दुनिया की हर चीज़ होती है। अगले सीन में माँ बेटी दोनों एक साथ दिखाया जाता है। क्रिस को अपनी बेटी के खिलौनों में एक ओजा बोर्ड मिलता है और वो अपनी बेटी से बोर्ड के बारे में पूछती है, जिस पर वो जवाब देती है कि मैं अक्सर इस बोर्ड के साथ खेलती हूँ। क्रिस कहती है कि ये खेल अकेले नहीं खेला जा सकता, जिस पर वो जवाब देती है कि मैं ये गेम अकेले नहीं खेलती, असल में कप्तान हाउडी मेरे साथ खेलता है। क्रिस उसे एक साथ खेलने के लिए कहती है और कहती है कि आपको मुझे बताना चाहिए कि ये गेम कैसे खेला जाता है। जब वो खेलने की कोशिश करती है तो बोर्ड अपने आप दूर चला जाता है। इस चीज़ को क्रिस मजाक में लेती है और वो अपनी बेटी से मजाक में कहती है कि मुझे लगता है कि आप मेरे साथ गेम खेलना नहीं चाहती हो। उसकी बेटी जवाब देती है कि मैं नहीं बल्कि कैप्टन हाउडी चाहता है कि तुम ये गेम ना खेलो। क्रिस उसे सीरियस नहीं लेती और मजाक में समझती है। तब क्रिस को सोते हुए दिखाया जाता है। फ़ोन की घंटी बजती है और वो जाग जाती है। क्रिस देखती है कि उसकी बेटी उसके साथ सो रही थी। वो पूछती है कि तुम यहाँ क्यों सो रही हो। उसकी बेटी जवाब देती है कि मेरा बिस्तर हिल रहा था इसलिए वो मेरा सोना मुश्किल था। उसकी बेटी जवाब देती है कि मेरा बिस्तर हिल रहा था इसलिए मेरा वहाँ सोना मुश्किल था। क्रिस इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और कमरे से बाहर चली जाती है। क्रिस लॉफ्ट रूम से कुछ आवाज़ें सुनती है जो उससे पहले सुनी थी। वो ऊपर की मंजिल पर चली जाती है लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। क्रिस रेगन को डॉक्टर के पास ले जाती है। जब डॉक्टर उसे चेक करता है, रेगन डॉक्टर के साथ मिसबिहेवियर करती है और उसे काफ़ी बुरा भला कहती है। डॉक्टर क्रिस को बताता है कि उसकी बेटी ने नर्व की प्रॉब्लम है इसलिए उसका वोकल तेज़ है और जब वो बहुत गुस्सा करती है और ये बात वक्त के साथ डिप्रेशन में बदल जाती है। क्रिस डॉक्टर से कहता है कि उसकी बेटी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर का कहना है रेगन के पिता उसके साथ नहीं रहते हैं और ना ही उसने उससे संपर्क किया है। यही कारण हो सकता है कि वो तनाव में है। उसके बाद फादर क्रस को दिखाया जाता है जिनकी माँ को उनके भाइयों ने किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और इस बात से उसकी माँ काफ़ी सैड हो जाती है। उसकी माँ एक बूढ़ी औरत थी जिसके पैर फ्रैक्चर होते हैं, जो किसी भी डॉक्टर को उसका इलाज करने की इजाज़त नहीं देती है और इसलिए उसे यहाँ भर्ती कराया गया था। फादर क्रस चाहते थे कि उनकी मदर को यहाँ से निकाल कर किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया जाए, लेकिन वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर उसकी मदर की डेथ हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। क्रिस अपने घर पर एक पार्टी का आयोजन करती है कि तभी उसकी बेटी वहां आ जाती है। वो एक गेस्ट को हिप्नोटाइज करती है और कहती है कि उसके पिता इस घर के ऊपरी हिस्से में रहते हैं और वो वहीं खड़े रहकर पेशाब करती है और ये सब देखकर लोग चौंक जाते हैं। क्रिस उसे नहलाती है और उसे अपने बिस्तर पर सुलाती है। जैसे ही क्रिस वापस आ रही थी तो रेगन का बिस्तर हिलने लगता है। रेगन चिल्लाना शुरू कर देती है। क्रिस ये सब देख रही होती है लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। क्रिस उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसे कई परीक्षण करते हैं और उसे बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके सभी टेस्ट पूरी तरह नॉर्मल होते हैं। डॉक्टर का कहना है कि वो ठीक है, उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसका दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है और अब कोई उसे बिस्तर से खींचता है और हवा में हिलाता है और वापस नीचे फेंक देता है। और हर वक्त रेगन चिल्लाती रहती है और कह रही थी कि मुझे बचा लो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन क्रिस कुछ नहीं कर पाती और देखते ही देखते रेगन की हालत बिगड़ती जाती है और वो डॉक्टरों के कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फिर उसे सुलाने के लिए नींद का इंजेक्शन देते हैं। जब क्रिस डॉक्टर के पास से वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसके डायरेक्टर छत के ऊपर से गिरकर मर गया है और
बर्क रेगन के साथ था ताकि वो अकेली ना रहे। तभी रेगन अजीब सी स्थिति में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उसके मुंह से खून निकल रहा था। क्रिस घबरा जाती है। अब डॉक्टर और साइड आर्टिस्ट भी उसकी समस्या को समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने उस पर कई टेस्ट किए जिनमें कोई बीमारी नहीं थी। सभी टेस्ट नॉर्मल थे। हर कोई क्रिस को जादूगर के पास जाने की सलाह देता है और उनसे रेगन का इलाज कराने की सलाह देता है। हम देखते हैं कि विलियम क्रिस से मिलने आता है। बर्क का केस कौन संभाल रहा था, वे इस रात के बारे में क्रिस से पूछते हैं। उनका ये भी कहना है कि बर्क की मौत में कई अजीबोगरीब चीजें हुई थी। वो सब कुछ सच कहता है कि उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। ये दर्शा रहा था कि किसी शैतान ने उसकी हत्या कर दी है। विलियम के चले जाने पर रेगन के कमरे में चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब क्रिस वहां पहुंचती है तो वो चौंक जाती है कि उसकी बेटी ने खुद को घायल कर लिया और वो लगातार खुद को घायल कर रही थी। और जब क्रिस उसे रोकी है तो वो क्रिस पर भी हमला कर देती है। तभी उनके सेवक वहां पहुंच जाते हैं और दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वहां पर रखा हुआ सोफा खुद ब खुद मूव करके आता है और दरवाजे को कसकर बंद कर देता है और कमरे में रखी अलमारी क्रिस की ओर बढ़ती है। लेकिन क्रिस सही समय पर वहां से हट जाती है और खुद को बचा लेती है। उनकी बेटी ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे की ओर कर लिया जो देखने में अजीब था। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। रेगन बर्क की आवाज में बोलती है और कहती है कि देखो तुम्हारी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। जब क्रिस ये सब सुनती है तो वो समझ जाती है कि बर्क उसी शैतान के हाथों मारा गया था और रेगन पर किसी शैतान का कब्जा है और ये उसी की वजह से हो रहा है। रेगन किसी शैतान के वश में थी। जब क्रिस को हकीकत का पता चलता है तो वो फादर करास से मिलती है और वो अपनी बेटी का इलाज करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। फादर करास पहले तो इनकार करते हैं, फिर उसके बहुत ज्यादा बोलने पर वो एग्री हो जाते हैं। जब फादर कैरिस रेगन के पास पहुंचते हैं तो शैतान उस पर बहुत बुरी तरह हावी हो चुका था और रेगन का शैतान फादर कैरिस को उनकी माँ की मौत पर बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। वो सोचता है कि रेगन को मेरी माँ की मौत के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उसने बिल्कुल सही कहा। तब उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि क्रिस बिल्कुल सही कह रही थी। लेकिन मसला ये था कि चर्च से एग्जोर्सिस्ट के लिए परमिशन लेना पड़ती है, जिसके लिए चर्च को ये साबित करना होगा कि मामला असली है और वाकई उस पर शैतान का साया है। और रेगन के शरीर पर एल भी लिखा हुआ था। रेगन की कुछ बातों का कैप्चर होना और क्रिस का बर्क की मौत के बारे में बताना, ये सब जानने के बाद फादर करास को यकीन हो गया कि उस पर किसी शैतान का कब्जा है। फादर करास उस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जिसमें रेगन फादर मैरिन का नाम ले रही थी। दूसरी तरफ फादर करास चर्च एग्जोर्सिज्म करने की इजाजत ले लेते हैं, लेकिन चर्च एक एक्सपीरियंस फादर यानी पहले जिसने शैतान से छुटकारा दिलाने का काम कर चुका हो ऐसे फादर को साथ भेजने का फैसला करता है और ये चर्च फादर मैरिन को फादर करास के साथ भेजने का फैसला लेता है। जब फादर मैरिन वहां पहुंचते हैं तो उन्हें रेगन की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फादर मैरिन फादर कैरिस को कहते हैं कि उन्हें तुरंत भूत भगाना शुरू कर देना चाहिए और फिर उनका भूत भगाने का काम शुरू हो जाता है। जैसे जैसे भूत भगाने के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है रेगन बुरी तरह चिल्लाने लगती है और वो अपनी माँ और फादर कैरिस को बुरी तरह गालियाँ देती है और उसका पलंग बुरी तरह हिलने लगता है और उनके सामने हवा में ऊपर की ओर उड़ जाती है। लेकिन वे भूत भगाने के प्रोसेस को नहीं रोकते और एग्जोर्सिज्म जारी रखते हैं और उसका बेड भी नीचे आ जाता है। अब वो शैतान अपनी शैतानी ताकतों से चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगता है। फादर मैरिन के साथ मिसबिहेवियर करती है और फिर रेगन के हाथ खुल जाते हैं और वो ऊपर हवा में उड़ जाती है। दोनों फादर उसे काबू में करने के लिए बहुत कठिनाई का सामना करते हुए उसे नॉर्मल कंडीशन में ले आते हैं और इसी दौरान फादर मैरिन को वहाँ पर शैतान पजू का छाया दिखाई देता है और फादर करास यहाँ बहुत दुखी थे क्योंकि उन्होंने अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार उसे ही ठहराया था। उसके बाद फादर करास एग्जोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे वो उस शैतान के पास जाते हैं वो उन्हीं की मदर की आवाज़ में बात करता है और वो उन्हें अपनी माँ की मौत के लिए फिर से दोषी ठहराता है। फादर करास अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते। फादर मैरिन उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं तो फादर के बाहर चले जाते हैं। अब फादर मैरिन अकेले ही एग्जोर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से फादर कैरिस कमरे में आते हैं। तब वो हैरान हो जाते हैं कि फादर मैरिन को भी उस शैतान ने मार डाला। फादर कैरिस गुस्से में आकर शैतान को अपने शरीर में आने को कहते हैं और रेगन का शरीर छोड़ने के लिए कहते हैं। शैतान वही करता है, वहीं रेगन को छोड़कर फादर करास के शरीर में प्रवेश करता है। तभी फादर शैतान के मिशन को रोकने के लिए उसकी जिंदगी को सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो खिड़की से कूद जाते हैं। उनके नीचे गिरते ही कई लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। तब फादर करास के दोस्त वहाँ आ जाते हैं और करास को इस दुनिया से जाने में मदद करते हैं। रेगन वापस नॉर्मल हो जाती है। वो अपने साथ हुई हर बात को भूल चुकी है। उसे पुरानी बात कुछ भी याद नहीं रहती। कुछ दिनों के बाद रेगन और उसकी माँ उस जगह को छोड़ देते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।